नमस्कार, न्यूज 18 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। क्षमता को उजागर करना, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जीवन को सुगम बनाना, इस विषय पर बजट उपरांत वेबिनार का होगा आयोजन। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईआईटी मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सेंटर फॉर इनोवेशन आईआईटी मद्रास का करेंगे उद्घाटन। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मॉरिशस विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंचे। तुर्की, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्री भी आज आ रहे हैं भारत। वैश्विक स्तर पर उभरती चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत के दृष्टिकोण पर बैठक में होगा विचार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में W20 बैठक का आज दूसरा दिन। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के साथ किया समझौता। उत्तरी आयरलैंड पर अपने लंबे समय से चल रहे व्यापार विवाद को हल करने पर दोनों के बीच हुई सहमति। और लियोनेल मेसी और अलेक्सिया पुटेल्स ने सर्वश्रेष्ठ फीफा 2022 पुरुष महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता। एम्बापे अवार्ड से चूके। और शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बजट उपरांत वेबिनारों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब से थोड़े ही देर के बाद प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षमता का सदुपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता लाना, इस विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करने वाले हैं। इसमें विषय से संबंधित बजट घोषणाओं पर चर्चा की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि राज्य सरकारों के विशेषज्ञ, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स, शिक्षण संस्थाएं और सिविल सोसाइटी इस वेबिनार में हिस्सा लेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित होने वाली पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के क्रम में सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनारों में से ये 5वां वेबिनार है। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वेबिनार का, और विषय आपके सामने आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन से विषय हैं जिस पर कि आज प्रधानमंत्री बजट उपरांत जो वेबिनार है उसको संबोधित करने वाले हैं। और जो थीम है, जो विषय है, वो है क्षमता का सदुपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, जी हाँ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ईज ऑफ लिविंग, जीवन में सुगमता लाना, और कैसे हम अपने जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसका सदुपयोग करें, और ईज ऑफ लिविंग हम अपने जीवन में टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे ला सकते हैं। इस विषय पर अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री एक वेबिनार को संबोधित करने वाले हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों के विशेषज्ञ, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स, शिक्षण संस्थाएं, ये तमाम लोग इस वेबिनार के जरिए अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त इस खबर पर बने हुए हैं। अरुण, जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री का ये जोर रहा है, हमने देखा है कि बीते वर्षों में, कि कैसे हम अपने जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दें टेक्नोलॉजी के जरिए, और इसी विषय पर प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद संबोधित करने वाले हैं। अरुण, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद वो लम्हा आ गया है जब प्रधानमंत्री इस वेबिनार को संबोधित करने जा रहे हैं। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, तकनीकी एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण,
स्टार्टअप, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिगण, विभागों के सचिव, विशेषज्ञ, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के पोस्ट बजट वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेबिनार का शीर्षक है अनलीशिंग द पोटेंशियल, ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जीवन को बेहतर बनाना। पिछले कुछ सालों में डिजिटल इंडिया ने देश के सामान्य नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस वर्ष के बजट में भी प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग कर सामान्य मानव के जीवन को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणाएं की गई हैं। इनमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, प्रयोगशाला में विकसित डायमंड्स, डेटा गवर्नेंस और इनोवेशन, अनुसंधान और विकास जैसे हैं। ई कोर्ट्स प्लेटफॉर्म, न्याय की सुविधा, ऑटोमेटिक एड्रेस अपडेट सुविधा से जनमानस की परेशानी को कम किया जा सकता है। एंटिटी डिजी लॉकर के उपयोग से व्यावसायिक संस्थाओं को पेपरलेस बनाने पर जोर दिया जाएगा। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर, यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस, विवाद से विश्वास जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष रूप से छोटे व्यवसायियों को और उनके कार्यों को आसान किया जा सकेगा। इनके इफेक्टिव और टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन पर आज इस वेबिनार में चर्चा की जाएगी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। नेशनल साइंस डे पर हो रहे आज के बजट वेबिनार का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस बार के बजट में भी टेक्नोलॉजी, लेकिन साथ साथ ह्यूमन टच को प्राथमिकता, ये हमारा प्रयास हुआ रहा है। साथियों, एक जमाना था जब हमारे देश में सरकार की प्राथमिकताओं में बहुत ज्यादा विरोधाभास नजर आता था। समाज का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि उनके जीवन में हर कदम पर सरकार का कोई न कोई इंटरवेंशन हो, सरकार का प्रभाव हो, यानी सरकार उनके लिए कुछ न कुछ करे। लेकिन पहले की सरकारों के समय इस वर्ग ने हमेशा अभाव ही महसूस किया। अभाव में जिंदगी जूझने में ही निकल जाती थी। समाज में ऐसे लोगों का भी वर्ग था, ये दूसरे प्रकार का था, जो स्वयं के सामर्थ्य से आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन पहले की सरकारों के समय ये वर्ग भी हमेशा दबाव, सरकारी दखल, भांति भांति की रुकावटें डगर डगर पर महसूस करता रहा। हमारी सरकार के बीते कुछ वर्षों के प्रयासों से अब यह स्थिति बदलने लगी है। आज सरकार की नीतियां और निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा प्रयास हर गरीब और वंचित के जीवन को आसान बना रहा है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दबाव भी कम हो रहा है। आज लोग सरकार को
रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं, बल्कि लोग हमारी सरकार को नए अवसरों के कैटालिस्ट के रूप तौर पर देखते हैं और निश्चित तौर पर इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप देखिए, टेक्नोलॉजी वन नेशन वन राशन कार्ड का आधार बनी और इससे करोड़ों गरीबों को पारदर्शिता से राशन मिलना सुनिश्चित हुआ। और दूसरे, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया। टेक्नोलॉजी जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों के कारण करोड़ों गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना संभव हुआ। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी आरोग्य सेतु और कोविन ऐप उसका एक महत्वपूर्ण साधन बनी और इससे कोरोना के दौरान ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में बड़ी मदद मिली। हम देखते हैं आज टेक्नोलॉजी ने रेलवे रिजर्वेशन को और आधुनिक बनाया और सामान्य से सामान्य मानवी को इसमें कितना बड़ा सिरदर्द दूर हो गया। कॉमन सर्विस सेंटर का नेटवर्क भी गरीब से गरीब व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी सेवाओं के बड़ी आसानी से जोड़ रहा है। ऐसे अनेक फैसले लेकर हमारी सरकार ने देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाई है। साथियों, आज भारत का हर नागरिक इस बदलाव को स्पष्ट तौर पर महसूस कर रहा है कि अब सरकार के साथ संवाद करना कितना आसान हो गया है। यानी सरकार तक देशवासी आसानी से अपनी बात पहुंचा रहे हैं और उसका समाधान भी उन्हें तुरंत मिल रहा है। जैसे टैक्स से संबंधित शिकायतें पहले बहुत ज्यादा होती थी और उसके माध्यम से टैक्स पेयर्स को कई तरीके से परेशान किया जाता था। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स की पूरी प्रक्रिया को फेसलेस कर दिया। अब आपकी शिकायतों और उसके निपटारे के बीच कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, लेकिन दूसरे विभागों में भी टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज्यादा बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अलग अलग विभाग अपनी सेवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए मिलकर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हम उन क्षेत्रों की भी पहचान कर सकते हैं जहां सरकार से संवाद को और आसान बनाया जा सकता है। साथियों, आप जानते हैं कि हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है, लेकिन इसका बेहतर परिणाम तभी मिलेगा जब इसमें बदलाव लोगों के फीडबैक के आधार पर हो। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहें। साथियों, टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है। हमारी सरकार
टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके। ई-नाम ने किसानों को अलग अलग जगहों के खरीदारों से जुड़ने का अवसर दिया है। अब किसान एक ही जगह रहते हुए अपनी उपज का सबसे अच्छा मूल्य पा सकते हैं। साथियों, आजकल 5G और AI की चर्चा तो काफी दिनों से हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री, मेडिसिन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और तमाम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। लेकिन अब हमें अपने लिए कुछ विशेष लक्ष्य तय करने होंगे। वो कौन से तरीके हैं जिससे इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सामान्य मानवीय की बेहतरी के लिए किया जा सकता है? वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्या हम समाज की 10 ऐसी समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनका समाधान AI के माध्यम से हो सकता है? जब हम हैकेथॉन करते हैं, देश के नौजवानों के सामने टेक्नोलॉजी के द्वारा सॉल्यूशन की बात करते हैं और लाखों नौजवान जुड़ते हैं और बहुत अच्छे सॉल्यूशन देते हैं। साथियों, टेक्नोलॉजी की मदद से हम हर व्यक्ति के लिए डिजी लॉकर की सुविधा लेकर आए हैं। अब डिजी लॉकर फॉर एंटिटीज की सुविधा है। यहां कंपनियां, MSME अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं और उसे विभिन्न रेगुलेटर्स और सरकारी विभागों के साथ साझा कर सकते हैं। डिजी लॉकर के कंसेप्ट को और विस्तार देने की जरूरत है। हमें देखना होगा कि और किस तरीके से लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया जा सकता है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमने MSME को सपोर्ट करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बात पर मंथन की जरूरत है कि भारत के लघु उद्योगों को बड़ी कंपनी बनने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। हम छोटे व्यवसायों और छोटे उद्योगों के लिए कंप्लायंस कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बिजनेस में कहा जाता है कि टाइम इज मनी, इसलिए कंप्लायंस में लगने वाले समय की बचत का मतलब है कंप्लायंस कॉस्ट की बचत। अगर आप अनावश्यक कंप्लायंसेस की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यही सही समय है, क्योंकि हम पहले ही 40,000 कंप्लायंसेस खत्म कर चुके हैं। साथियों, सरकार और लोगों के बीच विश्वास की कमी गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। लेकिन आज छोटी गलतियों को डीक्रिमिनलाइज करके और MSME लोन के गारंटर के तौर पर सरकार ने लोगों का भरोसा जीता है। लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि दुनिया के दूसरे देशों में समाज के साथ विश्वास मजबूत करने के लिए क्या किया गया है। हम उनसे सीखकर अपने देश में भी वैसे प्रयास कर सकते हैं। साथियों, बजट
या किसी सरकारी पॉलिसी की सफलता कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, लेकिन इससे ज्यादा उसे लागू करने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। इसमें लोगों का सहयोग बहुत अहम है। मुझे विश्वास है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स के इनपुट से ईज ऑफ लिविंग को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ये हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और उसमें टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है। हम टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन में बहुत बारीकियों तक, बहुत ही फिनिश वे में प्रोडक्ट लेकर के आ सकते हैं और तभी ग्लोबल मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं। हमने इस बात को स्वीकार करना होगा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। जीवन में टेक्नोलॉजी का प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है। हम सिर्फ अपने आप को इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी तक सीमित न रखें। उसी प्रकार से जैसे आज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गांव गांव पहुंच रहा है, पंचायत तक पहुंचेगा, वेलनेस सेंटर पहुंचेगा, टेलीमेडिसिन चलेगी, इवन हेल्थ सेक्टर भी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है। आज देश बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे डिफेंस में हम बहुत कुछ आयात करते हैं, हम हेल्थ में भी बहुत कुछ आयात करते हैं। क्या मेरे देश के उद्योग जगत के लोग टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करके उस दिशा में नहीं जा सकते हैं? और इसलिए अब जैसे ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव पहुंच रहा है, जब तक प्राइवेट पार्टी सेवाएं लेने के लिए नहीं आती है, नए नए सॉफ्टवेयर लेकर के नहीं आते हैं, सामान्य नागरिक उस ऑप्टिकल फाइबर से क्या सेवाएं ले सकता है, क्या फायदा उठा सकता है, उसके मॉडल को हम डेवलप कर सकते हैं। और हम सब कुछ में जन भागीदारी चाहते हैं। सरकार को ही सब ज्ञान है, ये न हमारी सोच है न हमारा दावा है। और इसलिए आप सभी स्टेक होल्डर से मेरा बहुत आग्रह है कि आप 21वीं सदी जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है, उसको हम जितना जल्दी फैलाएं, जितना जल्दी सरल बनाएं, जितना जल्दी जन सामान्य को एम्पावर करने वाला बनाएं, उतना देश का भी, लोगों का भी कल्याण होने वाला है। और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में टेक्नोलॉजी हमें बहुत बड़ी ताकत देती है। और हम भाग्यवान हैं कि भारत के पास नेचुरल गिफ्ट है, हमारे पास टैलेंटेड यूथ है, स्किल मैन पावर है और भारत के गांव के लोगों को भी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन की कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है। हम कैसे इसका फायदा उठाएं, मैं चाहता हूं कि आप लोग विस्तार से इसकी चर्चा करें, बारीकियों से चर्चा करें और जो बजट आया है उसका उत्तम से उत्तम आउटकम कैसे हो, उसका उत्तम से उत्तम लाभ लोगों तक कैसे पहुंचे, इस पर आपकी चर्चा जितनी गहन होगी, ये बजट सार्थक होगा। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट उपरांत जो वेबिनार है उसमें आज का विषय था कि जीवन को संवारने में, जीवन को और भी आसान बनाने में तकनीक
की जो मदद है वो किस तरह से हम ले सकते हैं और उसके ज़रिए हम ईज़ ऑफ लिविंग कैसे कर सकते हैं, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रधानमंत्री बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। तमाम स्टेक होल्डर्स आपने देखा टीवी स्क्रीन पे मौजूद थे, सभी पीएम की बातों को बहुत ही बारीकी से सुन रहे थे। प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बातें कही कि 2047 जबकि भारत अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, अमृत काल में हम जी रहे हैं, और 2047 तक हम किस तरह से अपने जीवन में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए और भी भारत को समृद्ध बना सकें, इस दिशा में उन्होंने आह्वान किया कि आप सभी स्टेक होल्डर्स इसमें आएँ, इसके बारे में सोचें और ईज़ ऑफ लिविंग में तकनीक किस तरह से और भी मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास फर्टाइल माइंड्स हैं, हमारे पास स्किल्ड लोग हैं, यहाँ पे हमारे पास तकनीक है। अभी चाहे वो डिफेंस, उन्होंने जिक्र किया डिफेंस सेक्टर का, डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के मार्केट से, बाहर के देशों से। वैसे ही हेल्थ सेक्टर में भी हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्या तकनीक के माध्यम से हम जो हमारी जो डिपेंडेंसी है, हमारी जो निर्भरता है बाहर के मुल्कों का, क्या हम उसे कम कर सकते हैं क्या? इन तमाम चीज़ों पर प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी। हम निगाह डालेंगे कि इस तकनीक का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका तकनीक से मिलन के बाद आम जीवन पे, हमारे आपके जीवन पे ये कैसे इसका असर पड़ रहा है, कैसे हमारा आपका जीवन संवर रहा है, ये देखिए। एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, आराम से इसको देखिए और इसको समझिए। भारत का यूपीआई सिस्टम विश्व स्तर पर लगातार प्रसिद्ध हो रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है यूपीआई का। G20 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी, जो कि इस वक्त आ रहे हैं भारत में, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जो NRI हैं, उनकी जो कम्युनिटी है कुछ चयनित अंतर्राष्ट्रीय देशों में, उनके लिए भी यूपीआई की सुविधा उपलब्ध है। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले सिंगापुर के लोगों के लिए भी इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई। 13 ऐसे देश हैं जो कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि भारत का यूपीआई अपने देश में एडॉप्ट करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। यूपीआई को लेकर फिलहाल 30 देशों के साथ भारत की बातचीत चल रही है कि अगर वो देश भी उसे अपनाना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं तो स्वागत है। अब देखिए, फ्रांस, UAE और सिंगापुर इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल हो चुके हैं और इन देशों में यूपीआई, खासकर सिंगापुर में देखा शुरुआत हो चुकी है। अगर ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो दिसंबर 2022 में कुल 12.82 ट्रिलियन रुपए के 7.82 बिलियन लेन देन दर्ज किया गया है यूपीआई के जरिए। डीबीटी की बात जब आती है, कुल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 28,14,608 करोड़ रुपए का संचयी ये अंतरण किया गया है डीबीटी के जरिए। डिजिटल तकनीक और उसका हम इस्तेमाल देख रहे हैं, किस तरह से लोगों का जीवन संवर रहा है। किसानों के लिए क्या किया गया? किसानों के लिए जिला स्तर पर 731 कृषि विज्ञान केंद्रों का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया गया। डिजिटल क्रांति यहां भी आपको समझ आ रही होगी। कृषि विज्ञान केंद्रों का एक वृहत नेटवर्क स्थापित किया गया है पूरे देश में और जिला स्तर पर 731 कृषि विज्ञान केंद्रों का नेटवर्क। बढ़ेंगे आगे। स्वास्थ्य क्षेत्र की जब बात आती है तो उसमें डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए एक इकोसिस्टम बनाना, कि उसमें किस तरह से पीएम ने भी अभी जिक्र किया कि हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस इकोसिस्टम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हमने करके दिखाया है उसको अभी फिलहाल जो हमारी शक्ति है उसके हिसाब से। तो इस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्रांति आई है। स्वास्थ्य आईडी की बात हो, जो पेशेवर हैं उनकी रजिस्ट्री की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी रजिस्ट्री और डेटा एक्सचेंज, ये तमाम चीज़ें इस वक्त हम कर पा रहे हैं और इस तरह से डिजिटल ये एक रिवॉल्यूशन है भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सुविधाओं में जो डेटा है उसके निर्बाध आदान प्रदान का समर्थन किया गया है। आगे भी इसे करने की ज़रूरत है, गांव के लेवल पे, और इसको शहरों तक लाने की ज़रूरत है। कम परीक्षण, सटीक दवा और सर्विसेज की क्वालिटी से नागरिकों के खर्च में लगातार कमी आई है और जन औषधि इसका एक प्रमाण है कि किस तरह से नागरिकों के खर्च में कमी आई है। ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म हमने देखा कोरोना के टाइम में, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म। इसके ज़रिए आप इस वक्त भी कभी भी आप मुफ्त डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। आप घर बैठे कहीं भी, सुदूर देहात में भी रहते हों,
आप टेली परामर्श के ज़रिए आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसके ज़रिए आप देश के किसी भी कोने में बैठे हों, आप फ्री में डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। इस वक्त ई संजीवनी अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वक्त ये चालू है और वहाँ के लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ये देखिए, हमने जैसे आपको कहा कि अपने घरों में आप आराम से ऑनलाइन डॉक्टर और जो आपके चिकित्सज्ञ हैं उनसे आप सेवाएं ले सकते हैं, उनकी परामर्श आप ले सकते हैं और इस हिसाब से आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। संभव हो पाया ई संजीवनी टेलीमेडिसिन ऐप के जरिए। अब कोर्ट कचहरी का क्या हाल है? ई न्यायालय परियोजना के फेज 3 को 7,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ शुरू किया गया। कोर्ट भी हमारे ई एनेबल्ड हों, कागजी कार्रवाई वहां कम से कम हो, सारी चीजें कंप्यूटर के जरिए हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो। इस फेज 3 के लिए 7,000 करोड़ रुपए की खर्च के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है ई कोर्ट्स की। और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि हर जिले में, और सरकार का यह मकसद है कि न्याय के कुशल प्रशासन के लिए इस पैसे को खर्च किया गया है। न्याय भी हो, जस्टिस भी हो, लेकिन एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट तरीके से हो सके, सरकार इसकी कोशिश कर रही है। जो उद्यमिता योजनाएं हैं उन तक आसान पहुंच के लिए एक डेडिकेटेड एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और इसके जरिए एक इंटीग्रेटेड, जैसा हमने बताया, आई गॉट कर्मयोगी लॉन्च प्लेटफॉर्म अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था, प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। कर्मयोगी लॉन्च आई गॉट को लॉन्च किया गया और इस आई गॉट प्लेटफॉर्म के जरिए कर्मयोगी से लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीखने के नए नए अवसर उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। उनको एक मौका मिला है कि वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए नई चीज़ें वो सीख सकते हैं। नवाचार और अनुसंधान में R&D को बढ़ावा देने के लिए, चाहे रिसर्च की बात हो या फिर इन्वेस्टमेंट की बात हो, उसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेटा शासन नीति की स्थापना की गई है। नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। और ये देखिए, डिजी लॉकर सेवा, अगर आप नहीं इसकी सेवा उठा रहे हैं तो आप इसकी सेवाओं का आनंद लीजिए, इसको उठाइए। डिजी लॉकर सेवा मूलभूत पहचान के रूप में आपके लिए ये है। सरकार की तरफ से डिजी लॉकर अपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको इसमें रख सकते हैं। MSME जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन स्टोरेज के लिए ये एक एंटिटी डिजी लॉकर की सुविधा है। न सिर्फ इनके लिए बल्कि किसी के लिए भी, हमारे आपके सभी के लिए इस तरह की डिजी लॉकर की सुविधा शुरुआत की गई है। आप इसमें अपने बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली इसमें आप सेव करके रख सकते हैं। जब 5G की बात आती है तो उनकी सर्विसेज पर आधारित जो अनुप्रयोग हैं उनके विकास के लिए 100 लैब्स स्थापित होंगी। इस बात का जिक्र बजट में किया गया और अभी टेस्टिंग बेड्स के तौर पे कुछ सेवाओं और कुछ इंडस्ट्रीज़ को देने की बात की जा रही है 5G सर्विसेज के लिए। और जैसा कि हमने प्रधानमंत्री को सुना भी, इसके लिए 100 लैब्स पूरे देश में स्थापित होंगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन में किस तरह से टेक्नोलॉजी ने अपना घर बनाया है और इसके ज़रिए हम और अपने आपको जीवन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि उससे आपका जीवन कहीं ना कहीं आसान होगा, उससे कहीं ना कहीं आपका जीवन और भी संवर जाएगा। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कुछ दूसरी अहम खबरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज उपराष्ट्रपति तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित IIT मद्रास में विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस दौरान सेंटर फॉर इनोवेशन का उद्घाटन करेंगे, साथ ही संस्थान के छात्रों को संबोधित भी करेंगे। दोपहर बाद उपराष्ट्रपति चेन्नई से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लिए प्रस्थान करेंगे। बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति का औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। यहां उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा।
उपराष्ट्रपति बुधवार को बेंगलुरु में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे बेंगलुरु में गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन का दौरा करेंगे। साथ ही स्वर्गीय डॉक्टर MS रमैया के जन्म शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वे बेंगलुरु के भारतीय प्रबंधन संस्थान के नए प्रबंधन विकास केंद्र भवन का भी उद्घाटन करेंगे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में स्थित पदगामपोरा गांव में देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस के मुताबिक सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद पदगामपोरा गांव में घेराबंदी करके तलाशी अभियान की शुरुआत की। जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान के पास पहुंची, छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। अब तक अभियान में एक आतंकी मारा गया है, जिसकी पहचान की जा रही है। भारत और ब्रिटेन आज से यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से भारतीयों के लिए लगभग 2400 UK वर्क वीजा उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना 18 से 30 वर्ष के बीच के भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन में 2 साल तक रहने और काम करने की अनुमति देती है। 18 से 30 वर्ष के बीच के भारतीय नागरिक अन्य उपयुक्त मानदंडों को पूरा करने पर आवेदन कर सकते हैं। नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग ने नई योजना के लिए विस्तृत पात्रता मानदंड जारी करते हुए कहा है कि ये योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए ब्रिटेन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव करने का एक उत्कृष्ट अवसर है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। चुने गए उम्मीदवारों को बाद में आमंत्रण में दी गई समय सीमा तक अपने वीजा के लिए आवेदन करना होगा, जो आमतौर पर 30 दिनों के भीतर होता है। सफल उम्मीदवार को अपने वीजा के लिए आवेदन करने के 6 महीने के भीतर ब्रिटेन की यात्रा करनी होगी। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास आज डिब्रूगढ़ पहुंचेगा, जहां इसकी यात्रा का समापन होगा। असम के शिवसागर पहुंचा ये MV गंगा विलास और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में स्वागत समारोह में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 13 जनवरी को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर MV गंगा विलास को रवाना किया था। कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में। पशुपालन और डेयरी विभाग आज हैदराबाद में भव्य स्टार्टअप संगोष्ठी की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का मकसद पशुपालन, पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में वर्तमान और उभरते स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के निवेश विशेषज्ञों को एक साथ लाना है, जिससे वे अपने विचारों और नेटवर्क को साझा कर सकें। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मणिपुर के नोनी में आज तड़के करीब 2:45 बजे भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। भूकंप के कारण अभी तक किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। नीट PG परीक्षा तय कार्यक्रम के मुताबिक ही 5 मार्च को आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया था कि परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर नीट PG परीक्षा 5 मार्च को आयोजित की जाती है तो काउंसलिंग 11 अगस्त के बाद ही शुरू हो सकती है, जो कि इंटर्नशिप की कट ऑफ डेट भी है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मुंबई में आज गेटवे ऑफ इंडिया पर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री संयुक्त रूप से लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के वलसाड जिले के सरिगम स्थित वैन पेट्रोकेम फार्मा कंपनी में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद विस्फोट से 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इस घटना में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में कुछ और लोगों के फंसे होने की संभावना है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर सरिगाम GIDC, दमन, वापी GIDC, नोटिफाइड सहित दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई। और अब बात अफवाहों पर लगाम लगाने की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ट्वीट में यह दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने हाल के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर 5% टैक्स का प्रस्ताव किया है। PIB फैक्ट चेक में दावा फर्जी पाया गया है। यह वायरल मैसेज पूरी तरह से गलत और तथ्यहीन है।
ट्वीट के साथ संलग्न डॉक्यूमेंट में साल 2011 का है और इसे गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। इसी तरह से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी एक और फर्जी खबर भी वायरल हो रही है। सीबीएसई ने छात्रों से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों और फर्जी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने को कहा है। सीबीएसई ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की है। सीबीएसई ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने संबंधी अफवाहें फैला रहे हैं और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा भी कर रहे हैं। सीबीएसई ने छात्रों से परीक्षाओं की गरिमा बनाए रखने और अफवाह फैलाने वाली गतिविधियों में भाग नहीं लेने को कहा है। सूचना में अभिभावकों से भी अनुरोध किया गया है कि बच्चों को ऐसी अफवाहों से दूर रहने और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न होने के लिए कहें जिससे परीक्षा के सुचारू संचालन में कोई रुकावट आए। बोर्ड ने कहा है कि ऐसे तत्वों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और अब खबरें G20 से जुड़ी हुई। G20 देशों के विदेश मंत्री बुधवार और गुरुवार को होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए राजधानी नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉरिशस के विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंचे। रूस के विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री और ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी होंगे शामिल। चीन के विदेश मंत्री के भी शामिल होने की उम्मीद। भारत द्वारा आमंत्रित गैर G20 सदस्य देशों सहित 40 देशों के प्रतिनिधि और बहुपक्षीय संगठन G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। G20 देशों की ये पहली मंत्रिस्तरीय बैठक होगी। बैठक बहुपक्षवाद को मजबूत करने, खाद्य ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास पर सहयोग को गहरा करने पर होगी केंद्रित। लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर भी चर्चा होने की उम्मीद। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में W20 बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श जारी। बैठक के पहले दिन महिलाओं के सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व समेत 5 प्रमुख विषयों पर हुई व्यापक चर्चा। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को आज महाराष्ट्र की संस्कृति से वो रूबरू हो रहे हैं। प्रतिनिधियों को महाराष्ट्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए औरंगाबाद के विरासत स्थलों, प्राचीन एलोरा गुफाओं के वो दौरे पर गए। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान ने सभी आतंकी संगठनों को समाप्त करने की कार्रवाई में बहुत कम प्रगति की है। अमेरिकी आतंकरोधी ब्यूरो की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में साल 2021 में कई बड़ी आतंकी घटनाएं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख आतंकी समूहों के हमलों और इसमें मरने वालों की संख्या साल 2020 की तुलना में अधिक थी। इन हमलों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ISIS के शामिल थे। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में आतंकी संगठनों पर भी नकेल कसने की बात की गई है। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बेहतरीन काम किया है। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने आतंकवादी संगठनों को पहचानने, उन्हें तबाह करने और आतंकवाद के खतरे को कम करने की दिशा में शानदार काम किया है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 भारत के मुताबिक भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्य, मध्य भारत के कुछ इलाके आतंक से प्रभावित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर, जैश, हिजबुल, ISIS, अलकायदा, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे आतंकी संगठन एक्टिव हैं। भारत ने राज्य और केंद्र के स्तर पर खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत ने बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एंट्री पर बायोग्राफिक और बायोमीट्रिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। एयरपोर्ट्स पर दोहरी जांच के लिए उद्देश्य से एक्सरे स्क्रीनिंग की गई है। भारत की जांच एजेंसी NIA ने हथियारों की तस्करी के आरोप में लश्कर, हरकत-उल जिहाद इस्लामी के आतंकियों को सजा दिलाई है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि किस तरह से भारतीय सेना आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर में लोक कल्याणकारी कामों में लगी हुई है। इनमें स्कूल चलाना, मेडिकल कैंप लगाना और युवाओं को ट्रेनिंग देने समेत उन्हें रोजगार दिलाने जैसे काम शामिल हैं, जिससे युवाओं को कट्टरपंथी बनने से रोका जाए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में।
ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने उत्तरी आयरलैंड के साथ व्यापार विवाद को हल करने के लिए ईयू के साथ समझौता किया है। ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि वो उत्तरी आयरलैंड पर अपने लंबे समय से चल रहे व्यापार विवाद को हल करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर सहमति बनी है। दरअसल ब्रिटेन और ईयू के बीच इस समझौते को ब्रेक्जिट के बाद के रिश्तों में खटास लाने वाले और उत्तरी आयरलैंड में एक राजनीतिक संकट को जन्म देने वाले विवाद में एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निकी हेली ने कहा है कि कोविड एक चीनी लैब के जरिए आया। निकी हेली ने कहा कि चीन को अमेरिकी सहायता में कटौती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उन देशों के लिए विदेशी सहायता में हर फीसद की कटौती करूंगी जो हमसे नफरत करते हैं। एक मजबूत अमेरिका बुरे लोगों को भुगतान नहीं करता है। एक गर्वित अमेरिका हमारे लोगों की गाढ़ी कमाई बर्बाद नहीं करता है। चीन ने अमेरिका की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इसमें दावा किया गया कि कोविड वायरस वुहान के एक लैब से लीक हो गया। चीन ने कहा कि कोविड का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस सिद्धांत पर विचार किया कि महामारी चीनी प्रयोगशाला से लीक हुई हो सकती है। चीन ने हमेशा वैश्विक विज्ञान आधारित मूल अनुरेखन का समर्थन और उसमें हिस्सा लिया है। यूक्रेन राष्ट्रपति ने कहा है कि उनके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा अपर्याप्त रूप से देश की मदद की गई। जेलेंस्की ने दोहराया कि रूसी हमले से बचने के लिए उन्हें आधुनिक युद्धक विमानों की जरूरत है। पश्चिमी देशों ने आधुनिक जेट की आपूर्ति के बारे में कहा था कि यूक्रेन अभी लड़ाकू विमानों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। उधर पूर्वी यूक्रेन में रूसी नियंत्रित डोनेट्स्क शहर के निकट बखमुट में रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच लड़ाई जारी है। यूक्रेन ने रूस के डोनेट्स्क क्षेत्र में बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की एक तोपखाना ब्रिगेड ने एक ग्रैड रॉकेट दागे जिससे शहर में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। तुर्की में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार यह भूकंप तुर्की के दक्षिणी हिस्से में आया है। तुर्की के दक्षिणी हिस्से में सोमवार को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया जिससे कुछ इमारतें जमींदोज हो गईं। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 सप्ताह पहले भी शक्तिशाली भूकंप से तुर्की सीरिया क्षेत्र में भीषण तबाही हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने यमन के लिए अपनी 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता योजना के तहत लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय आपदाओं में से एक है। यूएन महासचिव ने कहा है कि अर्थव्यवस्थाएं कठिनाइयों में हैं, बुनियादी सेवाओं के ढहने का जोखिम है और मानवीय जरूरतें बढ़ रही हैं, जबकि धन की कमी लगातार बनी हुई है। कनाडा सरकार ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है। कनाडा की सरकार ने यह फैसला साइबर सुरक्षा को देखते हुए लिया है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मंगलवार से प्रभावी रूप से सरकार द्वारा जारी मोबाइल उपकरणों में टिकटॉक ऐप को हटा दिया जाएगा। भविष्य में इस ऐप के उपयोगकर्ताओं को ऐप डाउनलोड करने से रोक दिया जाएगा। अमेरिका के बाद कनाडा ने डेटा संबंधी चिंताओं को लेकर सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। और अब स्पोर्ट्स रैप। महिला टी20 विश्व कप 2023 के बाद आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। इस टीम की कमान इंग्लैंड की नेट साइबर ब्रंट को सौंपी गई है। भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष इस टीम में अकेली भारतीय खिलाड़ी हैं। महिला टी20 विश्व कप में ऋचा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 136 रन बनाए थे। साथ ही विकेट के पीछे भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन था। उन्होंने 5 मैचों में एक अर्धशतक भी जड़ा था। आईसीसी की प्लेइंग 11 में 4 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वही रनर अप टीम साउथ अफ्रीका के 3 खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गवास्कर सीरीज का तीसरा मुकाबला 1 मार्च से इंदौर में खेला जाएगा। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मैच के लिए खास तैयारी में जुट गई हैं। भारत के लिए जहां ये मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का जरिया है, वहीं ऑस्ट्रेलिया को लाज बचाने के लिए वापसी करनी होगी। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। सीरीज का तीसरा मैच जीतते ही टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना लेगी। भारतीय हॉकी टीम अगले महीने शुरू होने वाली प्रो लीग के लिए तैयार है। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में होगी। वहीं मिडफील्डर हार्दिक सिंह को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। भारत को इस टूर्नामेंट में पहला मैच जर्मनी के खिलाफ खेलना है। ये मैच 10 मार्च को राउरकेला में खेला जाएगा। विश्व कप में मिली हार के बाद भारत के पास इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने का शानदार मौका है। टोक्यो ओलंपियन सुतीर्था मुखर्जी ने पणजी में चल रहे WTT स्टार कंटेंडर 2023 के क्वालीफायर के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले राउंड के क्वालीफायर में सुतीर्था ने सेन को 3-1 से हराया। अब दूसरे क्वालीफायर में उनका सामना चीनी ताइपे की ली यू जून से गुरुवार को होगा।
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपने करियर में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल कर लिया। जोकोविच ने सोमवार को 93 बार के टूर लेवल चैंपियन के रूप में उपलब्धि हासिल की और विश्व नंबर 1 के रूप में स्टेफनी ग्राफ के सबसे अधिक हफ्तों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने एटीपी रैंकिंग के इतिहास में नंबर 1 के रूप में सबसे अधिक हफ्तों का रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर लिया था, जब उन्होंने मार्च 2021 में रोजर फेडरर के 310 सप्ताह के रिकॉर्ड को पार कर लिया था। अब वे इससे आगे बढ़ते हुए विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर अपना 378वां सप्ताह शुरू कर रहे हैं। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनेल मेसी को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। कतर विश्व कप के फाइनल में मेसी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। 35 वर्षीय फॉरवर्ड ने किलियन एम्बापे को पीछे छोड़ते हुए इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया। पिछले 14 वर्षों में ये 7वीं बार है जब मेसी ने एम्बापे और करीम बेंजेमा को पीछे छोड़ते हुए फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर बने। वहीं स्पेन की एलेक्सिया पुलेटेस को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। उन्होंने लगातार दूसरी बार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। पुटेलेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एलेक्स मॉर्गन और बेथ मीड को पीछे छोड़कर इस पुरस्कार पर अपना कब्जा जमाया। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज से सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस समय लय में हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने हाल ही में अपने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड को वनडे सीरीज में हराया है, वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम जिम्बाब्वे को हराकर अब अगली चुनौती के लिए तैयार है। इससे पहले आखिरी बार दोनों टीमें दक्षिण अफ्रीका में 2014-15 में टेस्ट सीरीज में भिड़ी थीं। और दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में साहित्य अकादमी का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध होने के साथ साथ 4000 से भी ज्यादा शीर्षक भी देखे जा सकते हैं। साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव से खास बातचीत करते हुए इस स्टॉल का जायजा लिया हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में साहित्य अकादमी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लगी हुई हैं जो आने वाले हर पुस्तक प्रेमी को पसंद आ रही हैं। क्या खासियत है साहित्य अकादमी के स्टॉल की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव। एक तो है ये प्रदर्शन कोविड का 2 साल की महामारी के बाद लग रही है। एक पुस्तक प्रेमियों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, अपने अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक खरीदने का एक मौका है और बहुत व्यवस्थित ढंग से सब अरेंज किया गया है। और साहित्य अकादमी की बात आए तो साहित्य अकादमी आप जानते हैं कि 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तक छापती है और साल में लगभग 500 से 550 किताब छपती है। और हमारी जो स्टॉल में कम से कम 4000 टाइटल हमने 24 भारतीय भाषाओं का यहाँ प्रदर्शन में लगाए और पिछले 3 दिनों का हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा, मतलब जैसा कि कल परसों दरसों बहुत ही अच्छा भीड़ भाड़ था और पुस्तक बिक्री भी बहुत अच्छा चल रही है। कुछ पुस्तक प्रेमी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे आएंगे या नॉर्मली जो पुस्तक प्रेमी हैं उनको यहाँ पे हर प्रकार की बुक्स मिल जाएगी और आपको साहित्य को पढ़ना है, पॉलिटी को पढ़ना है, मिर्जा को पढ़ना है, गालिब को पढ़ना है, 20 सारनी को पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे ईजिली सारी बुक्स मिल जाएंगी और डिस्काउंट्स भी चल रहा है। हिंदी भाषा के साहित्य में और भारतीय पुस्तकों के साथ साथ विदेशी पुस्तकों के, बाल पुस्तकों के लिए बहुत अच्छा संग्रह है इधर और इसीलिए हमने बच्चों को प्रेरित करने के लिए, छोटे बच्चे से लेके, मेरा एक भांजा है 7-8 साल का, उसके लिए यहाँ से पुस्तकें ली हैं ताकि वो हिंदी की भाषा के बारे में ज़्यादा जान सके। साहित्य अकादमी के स्टॉल पर विशेष तौर पर बताया गया है कि 11 से 16 मार्च तक रविंद्र भवन में साहित्य उत्सव आयोजित किया जाएगा। अगर आप भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो साहित्य अकादमी के ये स्टॉल देखना ना भूलें। न केवल यहाँ पर एक स्टॉल है बल्कि साहित्य अकादमी ने यहाँ पर 2 स्टॉल लगाए हैं जहाँ 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें देखी जा सकती हैं। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है खोनोमा गांव। खोनोमा गांव एशिया का पहला ग्रीन विलेज है। आइए आपको लिए चलते हैं इस गांव की सैर पर। हमारे देश में ही एक ऐसी जगह है जहां हरियाली है और लोग स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का
पहला ग्रीन विलेज यानी हरित गांव है। इस खूबसूरत गांव का नाम है खोनोमा। ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। चारों ओर हरियाली से घिरा ये गांव लगभग 700 साल पुराना है। आसमान से बात करते हुए पहाड़ों के दृश्य से किसी का भी मन इस गांव में ऊब नहीं सकता। किसी लैंडस्केप से कम नहीं है ये एशिया का पहला ग्रीन विलेज। खोनोमा अंगमी आदिवासियों का घर है। ये ट्राइबल ग्रुप अपनी बहादुरी और मार्शल आर्ट्स कौशल के लिए जाना जाता है। खोनोमा गांव अपने हरे भरे जंगलों और खेती की पारंपरिक तकनीक के लिए भी मशहूर है। हरित गांव का मॉडल बन चुका ये गांव सतत विकास के सिद्धांतों को कई साल पहले ही अपना चुका है। खेती समेत इस गांव ने 90 के दशक में ही वन कटाई और शिकार जैसी क्रियाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। Konoma, it is known as a green village, first ever in India. So it is usually popular, and then we have tourist spots like some important places are also there. People even from outside the states also they come. They used to visit Konoma, and then they used to get the vibes of it. इस गांव में कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं काटता और न ही शिकार करता है। इस आदिवासी समूह से सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक समय था जब शिकार इनकी परंपरा का एक अहम हिस्सा था। लेकिन दिसंबर 1998 में इस पर बैन के बाद खोनोमा का जंगल और इसके आसपास के 20 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को गांव की पंचायत ने खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड त्रोगोपन सेंचुरी नाम से अलग कर दिया। अगर आप कभी कोहिमा जाएं तो एशिया के पहले ग्रीन विलेज को जरूर देखने जाएं। नागालैंड का खोनोमा गांव भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला ग्रीन विलेज है। ग्रीन विलेज इस मायने से भी कि यहाँ पर आदमियों से ज़्यादा आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। यहाँ पर पहले जो लोग रहते थे वो शिकार पर निर्भर थे, लेकिन फिर इन्होंने ऐसा कानून बनाया कि अब यहाँ शिकार पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और इसके साथ साथ ही इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ के लोग पेड़ों को नहीं काटते। अगर लकड़ी का इस्तेमाल करना है तो पेड़ की टहनी का ही प्रयोग किया जाएगा। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, खोनोमा गांव, नागालैंड। और रविंद्र जैन उस शख्सियत का नाम है जिनके गुणों का बखान जितना किया जाए उतना कम है। रविंद्र जैन ने संगीत की हर विधा में अपनी कामयाबी की झलक दिखाई। उन्होंने चितचोर, राम तेरी गंगा मैली, गीत गाता चल, नदिया के पार और विवाह जैसे अनेकों फिल्मों में शानदार गीत और संगीत दिया। इसके साथ ही रामानंद सागर की रामायण में भी रविंद्र जैन द्वारा दिए गए संगीत और उनके द्वारा गाई गई चौपाइयां आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर हैं। उनकी जयंती के मौके पर आपको छोड़े चलते हैं उनके कुछ सदाबहार गीतों के साथ। आप इनका आनंद उठाइए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मेरा तुम्हें बदनाम, लोग करे मेरा तुम्हें बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल।